हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज़। सो आज हम लोग देखेंगे BEGS 185 का इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। इसके बारे में हम लोग देखेंगे टर्म एंड दिसंबर 2022 का पेपर। ये आपका 3 आवर्स का पेपर है। ऑल्दो ये 4 क्रेडिट कोड का पेपर था, बट ये 100 मार्क्स का पेपर होगा और 3 आवर्स का होगा, क्योंकि आप देख सकते हो इससे पहले 2 एग्ज़ाम्स इसके हुए हैं और दोनों बार ये 100 मार्क्स का हुआ है। तो यहाँ पर आंसर ऑल दी क्वेश्चंस है, नोट में आप देख सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे कि कैसे करके ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहले में क्या बोला गया है कि यहाँ पर 4 क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 2 3 4, ठीक है। 4 में से कोई भी 2 करना है, जो कि पर क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स करके दिया गया है। तो आउट ऑफ दीज 4 यू हैव टू डू एनी 2, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेंसरी प्रेफरेंसेस। यहाँ पर देख सकते हो कि सेंसरी प्रेफरेंस जो है, सेंसरी प्रेफरेंस ये आपका ब्लॉक 1 यूनिट 1 में आपको मिलेगा, जो कि पेज 12 में है, ठीक है। ब्लॉक 1 यूनिट 1। अब सेंसरी प्रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ का, अगर आप देख सकते हो टीचिंग का अगर मोड का अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मोड्स होते हैं। जैसे अगर आप देख सकते हो कि लिसनिंग हुआ, सीइंग हुआ, फीलिंग हुआ, कैसे करके इनपुट जो है जो रिसीव किया जा रहा है। सपोज़ पकड़ लीजिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या चीज़ से देख रहे हैं। लाइक आप आंखों से देख रहे हैं, विजुअल से यू आर सीइंग, ठीक है। फिर ऑडिटरी, आप कानों से ये सुन रहे हैं कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। टैक्टाइल रिलेटेड टू टच, ठीक है। एक टैक्टाइल रिलेटेड टू टच है, मतलब टच से आप सीख रहे हैं। जो वो कौन सीखते हैं टैक्टाइल से, कि इसका मतलब ये है कि शायद कोई अगर आप जान सकते हो कि अगर कोई नहीं देख सकता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ब्रेल से पढ़ते हैं, ठीक है। वो ब्रेल आप जानते होंगे कि जो देख नहीं पाते हैं, ठीक है, या सुन भी नहीं पाते हैं, तो वो टैक्टाइल से भी कर सकते हैं। जो देख और सुन दोनों नहीं पाते हैं वो टैक्टाइल से करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एक टच से है, तो स्टडीज़ में बहुत सारे वेज ऑफ लर्निंग मेथड्स है, तो टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट मोड से ये चीज़ को समझाते हैं। तो अगर आप देख सकते हो फिर काइनेस्थेटिक क्या है, काइनेस्थेटिक है सेंस ऑफ मूविंग बॉडी पार्ट्स। तो बॉडी पार्ट्स को मूव करके आर टेकन टुगेदर। सम स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट व्हेन दे कैन टच एंड फील ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली मॉडल्स। सपोज पकड़िए कि एक छोटे बच्चे को आपको एक एप्पल का मॉडल दे दिया गया, ठीक है। वो देख रहा है, वो तो देख सकता है, विजुअल मोड तो है ही। एप्पल के बारे में अगर वो सुनेगा, मतलब एप्पल का स्पेलिंग उसको बार बार बोला जा रहा है, तो वो ऑडिटरी से वो सुन के याद कर सकता है। टैक्टाइल, वो एक पर्टिकुलर एप्पल को अगर आप देखोगे कि एप्पल को एक टच करके, मतलब एप्पल को आपको एक बच्चे को अगर आप एप्पल दोगे तो वो देख के वो चीज़ को टच करके समझ जाएगा कि ये एप्पल टाइप का, गोल टाइप का शेप है, ठीक है। फिर क्या है काइनेस्थेटिक, क्या है काइनेस्थेटिक, मतलब सेंस ऑफ मूविंग बॉडी पार्ट्स। सो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स देख के, डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेशन दे के, डिफरेंट मॉडल्स दे के एक टीचर समझाते हैं। तो आपको याद होगा कि छोटे बच्चे को भी, या हम लोग के टाइम में भी बहुत सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, थ्रू प्रेजेंटेशंस, थ्रू डिफरेंट मॉडल्स, ताकि आप वो चीज़ को अच्छे तरीके से सीखो। और ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको डिफरेंट वेज ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग बताया जा रहा है एज अ टीचर, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे करके पढ़ाएंगे, ठीक है। देख सकते हो लास्ट ये स्टैंजा में यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंट वेज में, जैसे आप एक क्लास में कैसे करके एक टीचर बन के, कैसे करके एक टीचर एक स्टूडेंट को इंटरेस्ट जगा सकता है स्मॉल ग्रुप्स में। ये एक चैलेंजिंग पार्ट होता है कि कोई भी टीचर के लिए स्टूडेंट्स को बेस्ट इनपुट लाना, क्योंकि इवन ये मीडियम से जो मैं आप लोग को मैं समझाता हूँ, ये भी बहुत सारे मीडियम से मेरे को देखना पड़ता है कि कैसे करके आपके पास बेस्ट मैसेज जा पाए। ऑल्दो हमेशा ये नहीं हो पाता है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, बट वो चैलेंजेस को ओवरकम करना ही टीचर का काम है, क्योंकि वो कुछ हमेशा ही कोशिश करते हैं कि ताकि चीज़ों को आप समझ पाए, कैसे करके लिखना है, कैसे करके फ्रेम करना है, क्या क्या चीज़ नया सीखना है, या क्या क्या लिखने से आपको बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। यही एक टीचर का रोल होता है। तो एज अ टीचर, एज अ रोल मॉडल, जो और भी एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो और भी नए नए टेक्निक्स देंगे, आप शायद देखे होंगे बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। जीवन में टीचर का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रोल में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिस इंगेजेस द स्टूडेंट्स ऑल्सो डिफर्ड, एंड स्टूडेंट्स भी बहुत डिफ़र करते हैं। जैसे टीचर्स डिफ़र करते हैं तो 5 स्टूडेंट्स भी डिफ़र करेंगे, और उसका इनपुट भी अलग अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे टीचर प्रिपरेशन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो टीचर प्रिपरेशन क्या होता है। टीचर प्रिपरेशन मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया
कि सेंसरी प्रेफरेंसेस क्या थे डिफरेंट लर्नर्स के, वैसे ही टीचर को भी प्रिपेयर करना पड़ता है एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे आज भी मैं आप लोगों को कुछ चीज़ में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम लोग को भी वो चीज़ को पढ़ना पड़ता है। टीचर्स कोशिश करते हैं कि हर बार जो लर्निंग है वो कैसे करके इम्प्रोवाइज़ किया जा सके, कैसे करके डिफरेंट मेथड्स से आपको वो चीज़ को एग्जाम्पल दे सके एक सिंगल आइडिया से। बहुत सारे टारगेट ग्रुप होते हैं और किसी को भी मतलब बायस वे में नहीं लगे, इसलिए बहुत सारे टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को समझाना होता है। चाहे आप देख सकते हो डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, और जैसे एक स्टूडेंट को इम्प्रूव करना होता है अपने टॉपिक को, आंसर्स को अच्छे करने के लिए, वैसे ही एक टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि कोई जानबूझ के कोई चीज़ अच्छे से नहीं करना चाहता, सेम गोज़ ऑन टू द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल। बट हर एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप में ये आसान नहीं होता कि सारा चीज़ को आपका एकदम परफेक्ट ही हो। फिर भी एक हर चीज़ के लिए एक इम्प्रोवाइजेशन ज़रूरी है, ठीक है। तो एक कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग और एलिवेंट वे में कैसे करके उस चीज़ को बताया जाए, शायद वो एग्जाम्पल्स वे में हो या कोई और तरीके से हो, ठीक है, जिससे कोई टॉपिक जो है वो आसान बने। और ये आप खुद भी बना सकते हैं। टीचर मेथड टीचर प्रिपरेशन से वर्ड से आप बता सकते हो कि वो क्या मतलब है, ठीक है। वर्ड्स अगर आप अच्छे से पढ़ोगे और अगर बुक में थोड़े से अच्छे से आप रीड करोगे तो हो जाएगा। 3 ब्लॉक्स ही है, इस चीज़ को बस ऊपर ऊपर से रीड करना है और जो जो ईजी टॉपिक्स है उस चीज़ को जस्ट समझना है, ठीक है। फिर क्या है कि डेवलपिंग द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग अमंग्स लर्नर्स विथ एक्सपेरिंशियल डेफिशिएंसी। जो लोग जो दिक्कत फेस करते हैं वो चीज़ को रिमूव करना है। मटेरियल में जो बायस है, मतलब कोई भी अगर एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को दिखाया जा रहा है उसको ट्रीट से हटाना है, और सब जो लर्नर्स है या सब जो स्टूडेंट्स है उनको इनकरेज करना चाहिए, जिससे अंडर प्रिविलेज जो चिल्ड्रन है जो एक पर्टिकुलर चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे आप देखो, मैं अगर चाहता तो मैं पूरा जो वीडियो है मैं पूरा इंग्लिश में बना सकता था, बट व्हाट आई वांट इज़ दैट आई वांट पीपल टू कम फॉरवर्ड टू नो दिस थिंग इन अ मोर ईजी वे। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। हर चीज़ के लिए एक वे होता है और हर चीज़ को अपने तरीके से खुद को बिना उस चीज़ में इन्वॉल्व किए हुए टीचर को बहुत सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। सो बीइंग अ टीचर और इवन अ पार्ट ऑफ अ टीचर इज मोर देन नॉट एन ईजी टास्क टू बी एंड डील विथ सो मेनी स्टूडेंट्स। तो हमेशा हर एक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जो भी है, जो भी लोग हैं, उनको उत्साहित करना चाहिए। उसमें हर चीज़ के लिए टीचर के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि कैसे करके बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ को मतलब ये किया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है टीचर प्रिपरेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोलेशन। आप देखोगे ज़्यादातर ये ब्लॉक 1 से ही तीनों क्वेश्चंस थे, ठीक है। पहला वाला ब्लॉक 1 यूनिट 1 में था पेज 12 में। सेकंड वाला ब्लॉक 1 यूनिट 2 पेज 32 में था, जो टीचर प्रिपरेशन वाला क्वेश्चन था। थर्ड वाला आइसोलेशन जो क्वेश्चन है वो ब्लॉक 1 यूनिट 2 से दिया गया। तो ब्लॉक 1 अच्छे से आप कर लीजिएगा, ब्लॉक 1 ब्लॉक 3, ठीक है। अंडर प्रिविलेज लर्नर का तो आप बता ही सकते हैं कि क्या क्या दिक्कत होते हैं इंग्लिश में एक चीज़ को करने के लिए, बट ब्लॉक 1 और ब्लॉक 3 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोग के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आइसोलेशन क्या है। आइसोलेशन ये है कि एक पर्टिकुलर अंडर प्रिविलेज लर्नर जो है उस पर क्या डिफ़िकल्टी फेस किया गया है। तो इनिशियली अ लार्ज नंबर ऑफ अंडर प्रिविलेज लर्नर्स या चिल्ड्रन जो थे उनको क्या हुआ था, वो आउटसाइड ऑफ नेटवर्क ऑफ एजुकेशन। अंडर प्रिविलेज लर्नर्स मतलब वो लर्नर्स जिनके पास उतने अवेलेबिलिटी नहीं होते हैं रिसोर्सेज का, उनके पास उतना एक्सेस नहीं होता है एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का, ठीक है। उनके पास उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होते कि वो बेहतर से बेहतर जगह पे पढ़ पाए। With the realization of social responsibility, various efforts were being made to provide them with education. तो एक बेहतर एजुकेशन देने के लिए क्या क्या चीज़ करना होता। जैसे आप देख सकते हो कुछ कंट्रीज़ जैसे हैं, जैसे अमेरिका में सेपरेट स्कूल्स क्रिएट किए जाते थे कलर्ड पॉपुलेशन के लिए, मतलब जो कलर्ड होते थे, मतलब कलर्ड वहाँ पर ये बताया जाता है कि अदर दैन वाइट, मतलब ब्लैक्स को बताया जाता है, ठीक है। बट सिमिलरली इन इंडिया सेपरेट स्कूल्स विथ सेपरेट सिंप्लीफाइड करिकुलम वेर ओपन फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। अब जो लोगों के पास मतलब उतने अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, जो लोगों के पास एजुकेशन नहीं पहुंचता था, उनके लिए भी इंडिया में सेपरेट स्कूल बनाया गया है। जैसे ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए आप देख सकते हो बहुत सारे कोर्सेज़ है जिसमें ट्राइबल स्टडीज़,
फिर संताल स्टडीज़, फिर बहुत सारे स्टडीज़ हमारे इग्नू के कोर्स में भी है, और बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हमारे इग्नू में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, even although the government schools do not discriminate between class and caste in their policies, the attitudes and biases of teachers and administrators prevent them accepting in the low caste children who are often made them to sit separately away from the rest of the children. अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं जिनको शायद इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होता है या कोई करिकुलम सीखने में प्रॉब्लम होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं या एक पर्टिकुलर चीज़ में वो समझ नहीं पाते। हमारा जो सोसाइटी है उसमें एडुकेशन के लिए एक अपलिफ्टमेंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर भाषा या एक पर्टिकुलर कास्ट एंड क्लास में ही सीमित रह जाता है। ऑल्दो ये आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो रहा है कि बहुत सारे न्यू जो एस्पेक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड अदर थिंग्स, इट इज़ हेल्पिंग द न्यू कॉन्सेप्ट्स इन आवर लर्निंग मॉड्यूल, बट यहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कतें अभी भी फेस करना होता है एज ए स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, एंड उनके पास क्योंकि उतना अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होता। ठीक है, तो इट वॉज कॉमनली बिलीव दैट दीज चिल्ड्रन वुड नॉट बी एबल टू हैंडल द जनरल करिकुलम एंड अ स्पेशल करिकुलम वॉज प्रिपेयर्ड फॉर देम। उन लोग को लगता ही था कि शायद ये जनरल जो करिकुलम थे वो ज़्यादा ही एडवांस था, या उन लोग के पास वो सीखने के लिए पहले उनको एक बेसिक वर्जन या एक ऐसा वर्जन होना चाहिए जिससे उनको वो चीज़ कवर करने में थोड़ा सा आसानी हो, बट वो चीज़ का स्टैंडर्ड भी मेंटेन किया जाता था। द जनरल बिलीव दैट असाइनमेंट्स फॉर द अंडर प्रिविलेज वुड रिजल्ट इन फेलियर मेड मेनी एजुकेशनिस्ट लोअर द बार फॉर देम। मतलब ये जो बिलीफ है ना कि ये जो अंडर प्रिविलेज लर्नर्स जो है उनको ये चीज़ को उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए उन लोग आइसोलेट हो गए। दिस क्रिएटेड एन आइसोलेशन अनदर सॉर्ट एंड द एडुकेशन गैप कंटिन्यू टू वाइडन। तो एडुकेशनल गैप ना कंटिन्यू मतलब बढ़ते गया, तो यही चीज़ है आइसोलेशन का। असेसिंग और इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट वर्क। असेसिंग और इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट वर्क जो है ये आपका ब्लॉक 2 यूनिट 3 में मिलेगा, पेज 144 में। अब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कैसे करके एक इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट हुआ, जैसे आप लोग भी शायद एक असाइनमेंट्स बनाते हैं वैसे ही एक मतलब प्रोजेक्ट वर्क टाइप का दिया जाता है। शायद आप छोटे में भी किए होंगे कि असाइनमेंट्स या फाइल्स या ऐसे करके इंटरनल असेसमेंट्स ये सब चीज़ बनाया जाता था। ये चीज़ इसीलिए किया जाता था ताकि एक पर्टिकुलर जो मार्किंग स्कीम है उसमें एक चेक रखा जाए, ताकि एक लैंग्वेज जो टीचर है वो चीज़ को समझ पाए, एक रिकॉर्ड रख पाए। अगर आप देख सकते हो एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड what has been happening, who does what and how during the project। मतलब वो कैसे करके बनाते हैं, क्या बनाते हैं। सपोज आप पकड़ लीजिए असाइनमेंट्स ही हमारे जैसे हैं, तो वैसे ही प्रोजेक्ट या असेसिंग इवैल्यूएटिंग प्रोजेक्ट वर्क ये चीज़ को समझाता है कि एक पोर्टफोलियो बना दिया जाता है कि कैसे करके क्या क्या कौन कौन स्टूडेंट्स है या चेकलिस्ट बनाया दिया जाता है, और लर्नर का जो असेसमेंट है या प्रोजेक्ट है उस चीज़ को देखने के लिए वो देखते हैं कि कैसे करके वो जो असाइनमेंट है या प्रोजेक्ट वर्क है उस चीज़ को कैसे करके दे सके। ये एक कंटिन्यूस पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन होता है ताकि एक स्टूडेंट का जो लर्नर है ना, या स्टूडेंट या लर्नर जो है वो एकदम से एक जंप ना कर दे। हमारी जो असाइनमेंट जो हम लोग बनाते हैं उस चीज़ में हमारा जो कुछ प्रैक्टिस होता है, आप अगर देखे होंगे असाइनमेंट में यू गेट टू नो अबाउट द क्वेश्चंस। चाहे आप कहीं से भी असाइनमेंट बनाएं, आप वो चीज़ को पढ़ रहे हो। ठीक है, जब आप लिख रहे हो तो एटलीस्ट आप कुछ चीज़ वहाँ पर जान रहे हो। तो असाइनमेंट का भी एक रोल होता है। जब भी आप असाइनमेंट बनाते हो तो वो असाइनमेंट के बाद आपको एक आइडिया हो जाता है कि पेपर कैसे आएगा। ये ज़रूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन आ जाए, बट ये ज़रूर है कि वो चीज़ भी एक पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे टीचर आपके बारे में जान सकेगा कि आपने वो चीज़ को कैसे लिखा। ठीक है, आपके लैंग्वेज को वो जज कर पाएगा। ये तो एक पार्ट हो गया, बट इसके साथ साथ ही आपको भी एक एग्जाम्पल मिल जाएगा कि ऐसे करके लिखना है। बट फिर भी इग्नू के अगर आप एग्जाम्स देखोगे, असाइनमेंट से भी कुछ बार क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि असाइनमेंट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिल्कुल आते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस वो चीज़ को रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है कि सारे क्वेश्चन पेपर्स, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो या असाइनमेंट भी हो, एक मॉडल होता है क्वेश्चन को फ्रेम करने का। कैसे करके क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, आप आंसर तभी बना पाओगे जब आपको पता होगा कि क्वेश्चन क्या है। तो आंसर का महत्व उतना ही है जितना एक क्वेश्चन का महत्व है। यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन बी का। सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं।
4 क्वेश्चंस में से यहाँ पर 2 इंटू 20 2 इंटू 10 20 हो गया, मतलब फिर से वही प्रोसीडियर है कि टोटल 20 मार्क्स का है और कोई भी 4 में से आपको 2 करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव ट्रेंड्स इन मटेरियल्स प्रोडक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लॉक 3 यूनिट 1 में आपको मिलेगा सब कॉन्टेक्स्ट 1.3 में मटेरियल डेवलपमेंट। अब ये क्वेश्चन जो है ये पेज नंबर 177 188 में 177 178 में आपको मिलेगा, 177 178। ओके, तो बुक्स आपका ऑनलाइन मीडियम से मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो शायद से पेज नंबर थोड़ा डिफरेंस कर सकता है। अगर वो डिफरेंस नहीं किया तो आप ब्लॉक 3 यूनिट 1 सब कॉन्टेक्स्ट 1.3 में ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है करेंट ट्रेंड्स। अब मटेरियल डेवलपमेंट, सपोज पकड़ लीजिए इग्नू का बुक ही अगर आप पकड़ लीजिए, ठीक है, या कोई भी बुक आप पकड़ लीजिए, वो कैसे करके बनाया जाता है और क्या क्या चीज़ उसमें बेहतर है, क्या क्या चीज़ उसमें नेगेटिव है, ये 2 चीज़ हो रहा है। तो पहले तो बता देते हैं कि जो नॉर्मल कोई भी बुक आप ले लीजिए उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ राइटर कुछ और होते हैं, टीचर कुछ और होते हैं। राइटर्स अगर आप देखोगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या है कि जो जो राइटर्स है वो डिफरेंट होते हैं टीचर से। तो कोई भी मटेरियल जो बनाया जाता है एक पर्टिकुलर चीज़ों को, वो चीज़ को समझाते हैं। जैसे मटेरियल जो है एक लर्नर के लिए वो बहुत सारे लैंग्वेज और कंटेंट देके बनाया जाता है। मतलब उसमें ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आप इंग्रू के बुक्स पे भी देखे होंगे, बहुत सारे लैंग्वेजेस में बताया गया है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है। वहाँ पर एक्सटेंसिव रीडर सीरीज़ रहता है जो कि लैंग्वेज एक्टिविटीज़ को एक सिर्फ लैंग्वेज एक्टिविटीज़ पे ही नहीं करते, बट वो प्रोवोक करते हैं रीडर को थिंक करने के लिए। सपोज़ पकड़ लीजिए यहाँ पर जो चेक योर प्रोग्रेस है, ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ में देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेंड्स दोनों चीज़ यहाँ पर दिया गया है। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को ही नहीं दिया जाता है, वो एक रीडर को सोचने में भी हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है कि personalized text that refers the learner to actual life and the use of language in such situation। तो जो टेक्स्ट जो है वो लर्नर को एक्चुअल लाइफ से डिफरेंट करता है, ठीक है। और वो लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट सारे सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं कि क्या चीज़ है। एक कोई भी स्टोरी आपको बताया गया, नॉवेल बताया गया, कोई डायरी आप देखें, कोई भी हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज में आप पढ़िए, आप एक चीज़ को समझिए कि दिस थिंग एक्चुअली मेक्स यू थिंक इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड द डिफरेंट यूजेज इन द एक्चुअल लाइफ। एक कनेक्शन बनाया जाता है जिससे आप वो चीज़ को और अच्छे से विजुअलाइज कर सकें। इंक्रीज यूज ऑफ इंटरनेट सोर्सेज फॉर लैंग्वेज लर्निंग। सो इंटरनेट सोर्सेज फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंटरनेट सोर्सेज बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। अगर आप देखोगे इग्नू के बुक्स में भी, मैं इग्नू के बुक्स को ही मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। जैसे कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट का लिंक दे दिया गया, यहाँ पर बहुत सारे इग्नू के बुक्स में आप देखे होंगे हाइपर लिंक दे दिया गया या एक बार कोड दे दिया गया कि आप ये चीज़ सुन सकते हो। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो कि कैसे करके इंटरनेट सोर्सेज को दिया जाता है। फिर यहाँ पर जैसे NCERT की भी कुछ बुक्स हैं जो कि बहुत रिसर्च इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से बनाते हैं, और वो चीज़ ना आपको एक पढ़ाई के लिए बहुत अच्छे चीज़ में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स भी हैं। जैसे क्या होता है कि ग्रामर ड्रिवन टेक्स्ट है, बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभार टेक्स्ट। बहुत सारा क्या होता है कि बहुत सारा जो टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाता है एंड डू नॉट टेक द रीडर थ्रू द लैंग्वेज एक्सपीरियंस। तो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाने, मतलब बहुत ज़्यादा शॉर्ट होने से एक रीडर वो चीज़ को समझ नहीं पाता। एक कंप्लीट बुक का एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कभी कभार थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ता है, बट लिटरेचर टेंड्स टू गेट नेग्लेक्टेड इन द कोर्स बुक्स। जो कोर्स बुक्स है उसमें कभी कभार उसका जो मीनिंग है या उसका जो समझाना है वो शायद बहुत सारे बुक्स में नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आर लैंग्वेज स्टिमुलेटेड एंड डू नॉट फोकस ऑन क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग। एक इंसान को सोचने में जो चीज़ में हेल्प करे वो सब चीज़ नहीं रहता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही रहता है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही मेन चीज़ नहीं है, इन्फॉर्मेशन के साथ साथ वो चीज़ को कैसे करके अप्लाई करना है, उसका एप्लीकेबल या एप्लीकेशन या एनालिटिकल थिंकिंग उस चीज़ को हेल्प करते हैं। मोस्ट ऑफ द बुक्स एंड द एक्टिविटीज़ अंडर एस्टिमेट द लर्नर्स लिंग्विस्टिकली, इंटेलेक्चुअली एंड इमोशनली। क्या होता है कि इससे जो लिंग्विस्टिकली और इंटेलेक्चुअली जो है इमोशनली भी वो चीज़ में वो चीज़ को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं या स्टूडेंट्स उस चीज़ को ठीक से ग्रास्प नहीं कर लेते। तो ये चीज़ है कुछ नेगेटिव ट्रेंड्स। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस प्रोसीडियर्स फॉर सपोर्टिंग।
ऑटोनोमस लर्निंग, प्रोसीडियर्स फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्निंग, ये आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिलेगा ब्लॉक 1 यूनिट 4। ब्लॉक 1 यूनिट 4 में 67 पेज नंबर 67 68 में आपको मिलेगा। अब ऑटोनोमस लर्निंग में क्या हेल्प करते हैं कि ऑटोनोमस लर्निंग में से सपोज आपका इग्नू का बुक्स, ठीक है, इग्नू का बुक्स में आपको ऑटोनोमस लर्निंग में हेल्प करते हैं। इसमें क्या होता है कि सपोज पकड़ लीजिए कि एक लैंग्वेज क्लासरूम में अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में आपको सोचने में मजबूर करे, ठीक है, वो चीज़ में आपको हेल्प करे कि आप वो चीज़ को और अच्छे से जानो, आपके जो कॉग्निटिव प्रोसेसेस है या थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं डेमोन्स्ट्रेट करते हैं आपके अवेयरनेस को लैंग्वेज यूज़ में, तो लर्निंग को हेल्प करता है वो। इसीलिए लर्निंग के लिए एक कैपेसिटी जो होता है ना एक पर्टिकुलर क्लासरूम का कि इतने बच्चे होने चाहिए या उनको कैसे करके परफेक्ट केटर कर पाए टीचर के लिए, वो एक चैलेंज होता है। तो वी एज टीचर्स में यूज़ डिफरेंट प्रोसीडियर्स एंड सपोर्टिव मटेरियल दैट इनकरेज द अप्रोच। कैसे कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ये आपको शायद दे दिया गया, वो क्वेश्चन जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया और इस चीज़ को आपको एक पर्टिकुलर क्लासरूम में आपको वो सिखाया जाता है कि कैसे करके आप वो चीज़ को कर सकते हो। आपको समय दिया जाता है कि आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। फिर उन लोगों को कमेंट और जस्टिफाई द चॉइसेस। आप एक अच्छा टीचर सिर्फ खुद पढ़ाता भी नहीं है, वो चीज़ों को समझाता भी है और उन लोग को भी मौका देता है कि वो एक पर्टिकुलर क्लासरूम में ये चीज़ को जस्टिफाई कर पाए। फिर वैल्यू देयर कंट्रीब्यूशंस, उनके कंट्रीब्यूशंस को वैल्यू करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं कि आप भी वो चीज़ को कर सकते हो। तो हर एक ऑटोनोमस लर्निंग में अगर आप देखोगे यहाँ पर भी ऑल्दो टीचिंग कम हो, काउंसलिंग कम मिले, बट एक चीज़ आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनडायरेक्टली ये जो मेथड है इन डिस्टेंस लर्निंग इज़ वेरी नाइस। लाइक चेक योर प्रोग्रेस में इसके आंसर्स भी दिए जाते हैं और ये चीज़ को आप सेल्फ प्रोग्रेस चेक भी कर सकते हो और ये इसके आंसर्स डायरेक्ट बुक से ही है। जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट में भी या इन टर्म्स ऑफ आप अपने चीज़ को लिख रहे हो एक आंसर्स में, तो आप अपने लैंग्वेज में वो चीज़ को समझ के भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट इसमें भी आप ऐसे करके फ्रेम कर सकते हो आप आंसर्स को, ठीक है। तो ये चीज़ में आपको बताना है कि हर स्टेज में एक अप्रोप्रिएट डिस्कोर्स होता है या डिस्कशन होता है क्लासरूम में, जिससे एक मतलब वो एग्जामिन कर सके कि कैसे करके वो सैम्पल जो है वो अवेलेबल हो एंड चूज़ विच दे प्रेफर। तो ये चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। तो डिफरेंट चॉइसेस मतलब हर एक स्टूडेंट का एक डिफरेंट चॉइस होगा, एक डिफरेंट थिंकिंग एबिलिटी होगा एंड डिफरेंट प्रोसेस को देखने के बाद, उनके राइटिंग एबिलिटी को देखने के बाद, जैसे आप एग्ज़ाम लिखते हो, जो इवेलुएटर्स होते हैं उनको भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आंसर्स मिलते हैं। कुछ एकदम बुक्स के में होते हैं, कुछ में डायग्राम्स होते हैं, कुछ में आपका पॉइंट फॉर्मेट में होते हैं, कुछ के राइटिंग में डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन होते हैं, कुछ में शॉर्ट होते हैं, कुछ में लॉन्ग होते हैं। तो ये चीज़ टीचर को भी एक प्रोसेस को सीखने में हेल्प करता है कि कैसे करके स्टूडेंट डिफरेंट है और वो कैसे करके उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाए। तो जैसे हम लोग पहले में देखे थे कि प्रोसीडियर्स फॉर सपोर्टिंग ऑटोनोमस लर्निंग, वैसे ही आप लोग के लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि टॉपिकलाइजेशन व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस। ये चीज़ आप ज़रूर से देख लीजिएगा ये क्या है। अगर आप लोग को नहीं मिलता है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऑटोनोमस लर्निंग को देख रहे हैं, मैं हमेशा ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं आप लोग को क्वेश्चंस के आंसर्स जितने हो पाए मैं आप लोग को हेल्प करता हूँ। ये चीज़ मैं वीडियो में एनालिसिस के टाइम में, दिस इज़ अ फॉर्म ऑफ एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ कहाँ पेज में दिया गया है। इससे क्या हेल्प होता है कि आप लोग को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि सारे बुक से ही हैं और कैसे करके आंसर्स को खोजना होता है या पढ़ना होता है। आप शॉर्ट टाइम में कैसे करके पढ़ पाओगे, इसीलिए मैं ये चीज़ को आपको बोलता हूँ कि कैसे करके आप अटेम्प्ट करो, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है मैं ये चीज़ के बारे में बताऊँगा कि डिस्कस द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, ये चीज़ को हम लोग देखते हैं। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, जैसे टेस्ट हो गया और असेसमेंट हो गया। एक असेसमेंट हो जाता है क्या कि एक पर्टिकुलर मार्क्स देना। तो रॉ स्कोर्स क्या होता है कि एक न्यूमेरिकल इंडेक्स, मतलब कोई भी मार्क्स जैसे आपको मिलता है ना 60 70 या ए बी या कोई भी ग्रेड में आपको वैल्यू दिया जाता है, तो वो परफॉर्मेंस को देखा जाता है उस चीज़ में, ठीक है। तो एक रॉ स्कोर को एक पर्टिकुलर चीज़ में ट्रांसफॉर्म कैसे करके कर सकते हैं, कैसे करके वो मतलब पढ़ाई को एक चीज़ को कैसे करके एज अ मार्क्स वे में ग्रेड दे सकें। एक ग्रेड देना भी ना, एक रॉ स्कोर को भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे परफॉर्मेंस को ना स्केल कर पाए कि कहाँ तक वो चीज़ सही था। वो टेस्ट लेने के बाद वो एक ट्रैक रख पाए, हर टेस्ट का एक रीज़न होता है।
तो वो ट्रैक रख पाए कि क्या क्या चीज़ एक स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए या क्या क्या चीज़ एक स्टूडेंट बेहतर कर सकता है। रॉ स्कोर्स ये होता है कि एक न्यूमेरिकल इंडेक्स को बताया जाता है। न्यूमेरिकल इंडेक्स मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, एक नंबर्स के हिसाब से उसको एक पर्टिकुलर लर्नर को इवैल्यूएट कर दिया जाता है। जैसे आप इग्नू के एग्जाम्स में जब जाओगे तो ये एक मेजरमेंट होता है असाइनमेंट में भी और एग्जाम में भी कि कैसे करके वो चीज़ को आपको मार्क्स दिया जाए, उसको रॉ स्कोर कहा जाता है। स्केल्स वो है कि जब मेजरमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंसेज आर पुट ऑन अ स्केल, एक स्केल में दिया जाता है, दे आर नो लॉन्गर डिस्क्रीट पॉइंट्स ऑफ मेजरमेंट। एक स्केल में जब दिया जाता है, एक पर्टिकुलर स्केल में उस चीज़ को आपका मेजर किया जाता है, तब परफॉर्मेंस को लिंक किया जाता है वन स्कोर इन रिलेशन टू दी अदर्स। मतलब आपके साथ सपोज पकड़ लीजिए कि आपके जो क्लास के फ्रेंड्स हैं उनमें से किसको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं होता, तब वो परफॉर्मेंस स्केल बन जाता है। तो खुद के साथ आप दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं या बोल सकते हैं कि आपको किस चीज़ में आपको कम मिला, किस चीज़ में आपको बेहतर मिला। तो स्केल इसीलिए किया जाता है ताकि आप एक क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स के गुड्स एंड बैड्स में आप समझ पाए कि ये चीज़ में ये अच्छा है, ये चीज़ में इसको इम्प्रूवमेंट करना है और ये चीज़ में दूसरे बच्चे को कितना टाइम देना है। तो इसीलिए स्केल्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये चीज़ आप अच्छे से देख लीजिएगा। टेबल में यहाँ पर बताया गया है कि कैसे करके एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज़ एक न्यूमेरिकल वैल्यू में यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्योंकि 10 मार्क्स का ही है तो आप थोड़ा सा 1-2 लाइन अगर लिख देते हैं यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम ये रॉ स्कोर्स और इस स्केल्स में, तो ये हो जाएगा। यहाँ तक दिस इज़ द आंसर। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चंस और देखेंगे। टुडे हम लोग आज जो हम लोग देखे थे वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी देखें, ठीक है। आप लोग सेक्शन बी का सी ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं मिलता है या आप लोग चाहते हैं कि मैं ये चीज़ को बता दूं तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा या एक बार खोज करके देखिए बुक में या कोई भी रिसोर्स से आप एक बार खोज करके देखिए। उसके बाद हम लोग सेक्शन सी पे आएंगे। सेक्शन सी में हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है। 60 मार्क्स का ये टोटल रहेगा जो मैं कल अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एज वेल एज असाइनमेंट्स भी, क्योंकि ये आपको एक वे या मॉडल देते हैं कि कैसे करके आप अपने टाइम को मैनेज कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। कीप ऑन प्रिपेयरिंग। और अगर आप नए हैं चैनल में तो आप प्रीवियस जो क्लासेस हैं या प्रीवियस जो एनालिसिस पेपर्स हैं वो ज़रूर से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।